इंतखाबी ओहदेदार दरकार है हम, कौम की उम्मीदों के अमीन है, शफाफियत के अलंबरदार है हम, बेदार है पुरअज़्म है जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आप सबको इस ट्रेनिंग वीडियो में खुश आमदीद। ये ट्रेनिंग वीडियोस इलेक्शन के अमल से मुतल्लिक तमाम इंतखाबी अमला, खसूसन प्रिजाइडिंग ऑफिसर और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अपने फराइज की अंजाम दही के लिए रहनुमाई फराहम करेगी। ट्रेनिंग वीडियोस के बारे में मजीद मालूमात से पहले आइए सुनते हैं जनाब जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का इंतखाबी अमले के लिए खसूसी पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन पर जो जिम्मेदारी आयद है, उसके तहत जनरल इलेक्शन 2018 के इनेकाद के लिए सरकारी मुलाजमीन की बतौर पोलिंग स्टाफ तैनाती एक अहम कौमी फरीज़ा है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए एक जामे प्रोग्राम तरतीब दिया है। ये ट्रेनिंग वीडियो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जैसा कि आपको मालूम है कि पोलिंग स्टेशन पर पुरअमन और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का जिम्मेदार पोलिंग स्टाफ है, लिहाजा मुरव्वजा इंतखाबी कवानीन और हिदायत से लाइल्मी आपके फराइज की अंजामदही में रुकावट बन सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरी तवज्जो से देखेंगे और इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे ताकि पूरी तैयारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां ऐसा तरीका से सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस तारीफी वीडियो का मकसद आपको पूरी ट्रेनिंग वीडियो से मुतारिफ करवाना है। ये वीडियो खालिस्तान हैंडबुक के उन्वानात के मुताबिक मुरतब की गई है, जो कि इंतखाबी अमले की तरबियत से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर का अहाता करती है। याद रखिए, हर फर्द अपनी जगह अहम है और किसी की गफलत या लाइल्मी पूरे इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा बना सकती है। इसलिए जरूरी है कि ट्रेनिंग में फराहम करदा तमाम मालूमात को बगौर समझ लिया जाए और इसमें बयान करदा तमाम अमूर पर अमल किया जाए। उम्मीद है आप इलेक्शन कमीशन की इस काविश से भरपूर फायदा उठाते हुए इस अहम कौमी जिम्मेदारी के लिए खुद को पूरी तरह तैयार करेंगे। बेदार है पुरअज़्म है जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम। अस्सलाम वालेकुम। पहला ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले हम एक नजर इंतखाबात के अमल पर डालते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से गैर जानिबदार पोलिंग स्टाफ की तकर्री करना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का हल्फ उठाना, रिटर्निंग ऑफिसर से इंतखाबात से मुतल्लिका सामान की वसूली करना, पोलिंग स्टेशन के महल्ले वकू और कयाम का जायजा लेना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पोलिंग स्टाफ से हल्फ लेना, पोलिंग वोटों की गिनती करना, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा मुतल्लिका फॉर्म्स को पुर करना, पोलिंग स्टेशन के बाहर नताइज और बैलेट पेपर अकाउंट की कॉपी चिस्पा करना, आरटीएस के जरिए नताइज को आरओ और ईसीपी को भेजना, पोलिंग सामान, गिनती के गोशवारे और बैलेट पेपर अकाउंट की कॉपी फौरी रिटर्निंग ऑफिसर को फराहम करना। अब हम ट्रेनिंग सेशन का आगाज करते हैं। इस ट्रेनिंग वीडियो में हम पोलिंग में शामिल तमाम इंतखाबी अमले यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इलेक्शन और पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सिरीन के किरदार और उनकी जिम्मेदारियों और पेशावराना ज़ाब्ता इख्तिलाक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले तो तमाम अमले से पूरी ईमानदारी और गैर जानिबदारी की तवक्को रखता है। रिश्वत हरगिज ना ले, किसी भी दबाव में न आए और पोलिंग के अमल की शफाफियत को हर सूरत यकीनी बनाएं। इसके अलावा इलेक्शन में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग एजेंट्स, मुबस्सिरीन,
हल्के के उम्मीदवार और इसके इलेक्शन एजेंट को इजाजतनामा दिखाने की सूरत में इंतखाबी अमल के मुशाहिदे की इजाजत दी जाए। वोटर के वोट की राजदारी इंतखाबी अमले के ज़ाब्ता इखलाक का सबसे अहम नुक्ता है। इस बात को यकीनी बनाएं कि हर वोटर अपनी मर्जी के उम्मीदवार को पूरी आज़ादी के साथ वोट दे सके। याद रखें, पोलिंग के अमल की अंजामदेही में कोताही की सूरत में मुर्तकिब एहलकार के खिलाफ इंतखाबी कानून मजरिया 2017 की दफा 55 की रूह से इंसबाती कार्रवाई की जाएगी और इस पर सख्ती से अमल पैरा होने की निगरानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद करेगा। अब हम बढ़ते हैं इस ट्रेनिंग के उस हिस्से की तरफ जिसमें आप इंतखाबी अमले में शामिल तमाम अमले के मुतवक्के किरदार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बुनियादी बातें जान सकेंगे। इंतखाबी अमले के तसलसल में सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ओहदा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियों में शामिल हैं रिटर्निंग ऑफिसर से तरबियत हासिल करना, पोलिंग से एक दिन पहले हल्फ उठाना, इलेक्शन मटीरियल वसूल करके उसे चेक करना और किसी चीज की कमी की सूरत में रिटर्निंग ऑफिसर को उसी वक्त मुतला करना। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के जाए वकू का जायजा लेना, पोलिंग स्टेशन के लिए जरूरी इक़दाम करना और इंतखाबी सामान की हिफाजत का एहतमाम करना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियों में ये भी शामिल है कि वो मुकर्ररा वक्त पर पोलिंग का आगाज और इख्तिताम करवाए। उसे चाहिए कि वोटर की राजदारी को यकीनी बनाने के लिए वोटिंग स्क्रीन सही जगह पर नस्ब करवाए, पोलिंग स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात का जायजा ले। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि दौरान पोलिंग मुतल्लिका फॉर्म्स और पैकेट्स में उम्मीदवारों की दर्ज शुदा कवाइफ को पुर करे ताकि पोलिंग के इख्तिताम पर तमाम मराहिल को बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। पोलिंग के इख्तिताम पर बैलेट बॉक्सेस को सबके सामने खोलना, वोटिंग की दुरुस्त गिनती करना, गिनती का गोशवारा फॉर्म 45 मुकम्मल करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को इसकी तस्वीर लेकर RTS के जरिए भेजना और फॉर्म 46 और फॉर्म 45 इसके पास जल्द अज जल्द पहुंचाना भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियों में शामिल है। याद रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दौरान पोलिंग इंतजामी, हंगामी या सिक्योरिटी जरूरियात के पेश नजर इलेक्शन 2017 की दफा 193 के मुताबिक मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात इस्तेमाल करने का हक भी हासिल है। बाकी अमले से हल्फ कौन लेगा? प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो अपने अमले से हल्फ ले, उनकी रहनुमाई और निगरानी करे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के बाद अब हम असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी की बात करते हैं। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ 2 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए जाते हैं, जिनमें से एक कौमी असम्बली और दूसरा सूबाई असम्बली के लिए बैलेट पेपर्स जारी करेगा। अलबत्ता दोनों असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की दीगर जिम्मेदारियां यकसा होंगी, जिसमें बैलेट पेपर की पुष्ट पर मखसूस सरकारी मोहर सबत करना, बैलेट पेपर्स के काउंटर फॉइल पर तमाम मतलूबा मालूमात का दुरुस्त इंदराज करके उस पर वोटर के अंगूठे का निशान हासिल करना, फिर सरकारी मोहर सबत करके उस पर दस्तखत करना और वोट डालने के बारे में वोटर की रहनुमाई करना। आखिर में पोलिंग के अख्तिताम पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ मिलकर वोटों की गिनती करना और तमाम सामान को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर तक बाहिफाजत पहुंचाना भी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियों में शामिल है। याद रखिए, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर का गिनती के गोशवारे पर दस्तखत करना कानूनन जरूरी है। अगर कोई असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी खास उम्मीदवार की जानब ज्यादा रुझान दिखा रहा हो तो हमें ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर को मतला करेगा ताकि जानिबदार एहलकार के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि पोलिंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है? वोटर का असली कमीशन इंतखाब चेक करना और इंतखाबी फहरिस्त से इसका मुआवजा करना और इंतखाबी फहरिस्त से इसका नाम और इसका सिलसिला नंबर बुलंद आवाज से पुकारना। दुरुस्त फरमाया। इसके अलावा पोलिंग ऑफिसर बैलेट पेपर जारी करने से कब वोटर का नाम इंतखाबी फहरिस्त से काटेगा, वोट डलवाने से पहले वोटर के अंगूठे पर अनमिट रोशनाई का निशान चेक करेगा, हर वोटर के दाएं हाथ के अंगूठे की जेल और नाखून की जोड़ पर अनमिट रोशनाई का निशान लगाएगा। रोशनाई के सूखने के लिए चंद सेकंड इंतजार करेगा। वोटर का दायां अंगूठा न होने की सूरत में उसके साथ वाली उंगली पर निशान लगाएगा। इसके अलावा इंतखाबी फहरिस्त में वोटर की तस्वीर से अगले कॉलम में मर्द के बाएं हाथ का अंगूठा और खवातीन के दाएं हाथ का अंगूठा जब्त करवाना भी पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी में शामिल है। इंतखाबी अमले के अहम किरदार के अलावा इलेक्शन के पुरअमन इनकाद के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का ताउन भी नागजीर है। पुलिस ऑफिसर इंतखाबी सामान और इंतखाबी अमले की हिफाजत के अलावा पोलिंग के दौरान नज़्म ज़ब्त और अमन अमान को यकीनी बनाने का जिम्मेदार होता है।
इलेक्शन के शफाफ और पुरअमन इनेकाद में एक और अहम किरदार इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स का है। पोलिंग एजेंट्स के लिए जरूरी है कि वो अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और उम्मीदवार की तरफ से जारी करदा इजाजतनामा लाजमी साथ लाए। पोलिंग और इलेक्शन एजेंट्स चंद बातों से इज्तनाब करें, मसलन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद किसी वोटर से बराह रास्त बात करना, वोटिंग के अमल में मदाखलत करना, बैलेट पेपर और इंतखाबी फेस को अपने इख्तियार में लेना। याद रखिए ये सब बातें काबिल गिरफ्त जुर्म है। अब हम बात करेंगे मुबस्सिरीन की। मुबस्सिरीन अपने दायरा कार में रहते हुए और तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए पोलिंग का मुशाहिदा कर सकते हैं। अलबत्ता उनसे तवक्को की जाती है कि वो तमाम मौकों पर गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। क्या इलेक्शन एजेंट सिक्योरिटी गार्ड साथ ला सकता है? हरगिज नहीं। इलेक्शन एजेंट अपने साथ किसी और शख्स या जाती सिक्योरिटी गार्ड को पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने का मजाज नहीं। तो यहाँ हमारे पहली ट्रेनिंग सेशन का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए, दुरुस्त आगाही के बगैर दुरुस्त कारकर्दगी नामुमकिन है। इस ट्रेनिंग वीडियो में आप पोलिंग के दिन से पहले करने वाले तमाम इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप में से कोई मुझे बताएगा कि पोलिंग के दिन से पहले कौन से काम करना जरूरी है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर हल्फ उठाना और इलेक्शन से मुतल्लिका मटेरियल वसूल करना। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। पोलिंग से एक दिन पहले लाजमी है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता और मुआवनत करे, कानून के मुताबिक अपने ओहदे का हल्फ उठाए और इलेक्शन से मुतल्लिका मटेरियल की वसूली करे। इस बात की तसल्ली जरूर करें कि इलेक्शन से मुतल्लिका तमाम मटेरियल, मसलन बैलेट बॉक्स, वोटिंग स्क्रीन, इलेक्शन कमीशन के मोनोग्राम वाली प्लास्टिक सीलें, सरकारी मोहरें, अनमिट रोशनाई, स्टैम्प पैड, प्ले कार्ड्स और स्टेशनरी वगैरह जरूरत के मुताबिक मौजूद हैं। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इत्मीनान है कि तमाम इलेक्शन मटेरियल उसके पास मौजूद है तो पैकिंग इनवॉइस यानी फॉर्म 36 पर दस्तखत करके इसकी कॉपी वसूल कर ले। याद रखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को किसी भी सूरत में बैलेट पेपर वाले थैले को पोलिंग शुरू होने से पहले खोलने की इजाजत नहीं है। इलेक्शन मटेरियल की वसूली के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो अपने पोलिंग अमले से मुलाकात करे और पोलिंग के दिन से मुतल्लिक बात करके इत्मीनान कर ले कि पोलिंग अमला अपनी जिम्मेदारियों से बखूबी वाकिफ है। आपके पास अपने रिटर्निंग ऑफिसर और इंतखाबी अमले के मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की फहरिस्त मौजूद हों। एक और जरूरी बात, इंतखाबी मंसूबाबंदी की गर्ज से देखा जाए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो पोलिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन के महल वकू और इंतजामात का जायजा ले और पोलिंग स्टेशन पर इन सहूलियात को यकीनी बनाए। पानी और बिजली की फराहमी, पोलिंग स्टेशन तक बआसानी रसाई, जरूरत के लिहाज से कमरों, बैतुल खला की फराहमी, आमद और रफ्त का रास्ता, फर्नीचर वगैरह। और कोई खामी या कमी नजर आए तो ऐसी सूरत में चाहिए कि फौरन रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता करें और इसे इत्तला दें ताकि पोलिंग के दिन किसी किस्म की ताखीर ना हो। अब हम बात करेंगे पोलिंग स्टेशन के हवाले से। पोलिंग से पहले पोलिंग स्टेशन का एक खाका जरूर तैयार करें और खाका तैयार करते वक्त पोलिंग बूथ की तादाद, रजिस्टर्ड मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद और वोट के अमल और गिनती के लिए वाफिर जगह की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा इन बातों का भी ख्याल रखें। वोटर्स की आमद और रफ्त के लिए मुनासिब रास्ते की फराहमी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बैठने की जगह ऐसी हो कि वो पोलिंग स्टेशन पर बाखूबी नजर रख सके। पोलिंग एजेंट्स और मुबस्सिर के बैठने के लिए ऐसी जगह मुख्तस करें जहां से वो पोलिंग के अमल का मुशाहिदा बआसानी कर सकें। वोटिंग स्क्रीन की तनसीब में इस बात का इत्मीनान कर लें कि बैलेट पेपर पर मोहर लगाने का अमल मुकम्मल राजदारी से अंजाम पा सके। इस सेशन से मुताल्लिक अगर आपके कोई और सवालात हो तो जरूर पूछिए। पोलिंग वाले दिन पोलिंग अमले को पोलिंग शुरू होने से कितने वक्त पहले पहुंचना चाहिए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अमले के साथ कम से कम 2 घंटे पहले पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का पाबंद है। तो अब हम ट्रेनिंग सेशन का इख्तिताम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन तमाम मालूमात को जानने के बाद आप पोलिंग के दिन इस वीडियो में
آپ کو پولنگ کے دن سے متعلق تمام مراحل کی معلومات فراہم کی جائیں گی، جیسے کہ پولنگ کا عمل، ووٹ کی اقسام، بیلٹ پیپرز کی تقسیم، بیلٹ باکس کی چیکنگ کرنا، کھولنے اور بند کرنے کا طریقہ، ووٹنگ اسکرین کی تنصیب، قومی شناختی کارڈ اور انتخابی فہرست کی چیکنگ، اور پریزائڈنگ آفیسر کے مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات استعمال کرنے کا طریقہ کار شامل ہیں۔ پولنگ کے دن پریزائڈنگ آفیسر اور اس کے عملے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پولنگ کے آغاز کے مقررہ وقت سے کم از کم 2 گھنٹے قبل پولنگ اسٹیشن پر پہنچے، پولنگ عملے سے حلف لے اور پولنگ اسٹیشن کی ترتیب کا آغاز کریں۔ پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جاری کردہ تصویری کارڈ اپنے گلے میں ڈال لے اور باقی پولنگ عملہ بھی اپنے بیجز لگا لے۔ بڑا سبز تھیلا کھولیں اور انوائس کے مطابق سامان کی چیکنگ کے بعد اسے پولنگ عملے میں تقسیم کر دیں۔ بیلٹ پیپروں والے تھیلے نکال لیں تاہم انہیں کھولنے سے گریز کریں۔ تمام پلے کارڈز کو متعلقہ جگہوں پر آویزہ کریں اور ووٹنگ اسکرین کو اس کی مقرر کردہ جگہ پر نصب کریں۔ ووٹنگ اسکرین کی تنصیب کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ ووٹنگ اسکرین کے 4 حصے ہیں، A B C D۔ پہلے حصے A اور B کو کھڑا کریں اور ان کے ابھرے ہوئے حصے کو آپس میں جوڑ دیں، جیسا کہ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے۔ پھر حصے C کو مکمل شدہ A B کے اوپر رکھیں۔ اس کے بعد حصہ D کو U کی شکل میں کھولیں اور اس کے ابھرے ہوئے حصے کو C میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد سرکاری کوڈ مارک، 9 خانوں والی مہر، بیلٹ پیپرز، انک پیڈ اور بال پوائنٹ وغیرہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے حوالے کر کے کوڈ نمبر نوٹ کر لیں۔ ہر پولنگ بوتھ میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے بیلٹ باکس رکھیں۔ فہرست کے کسی بھی صفحے کو 2 حصوں میں نہ پھاڑیں بلکہ مکمل صفحات پولنگ آفیسر میں تقسیم کریں۔ مشترکہ پولنگ اسٹیشن ہونے کی صورت میں ایک بوتھ مرد حضرات کے لیے اور دوسرا خواتین کے لیے مخصوص کر دیں۔ اسی طرح 4 بوتھ ہونے کی صورت میں 2 مرد حضرات اور 2 خواتین کے لیے مخصوص کیے جائیں گے۔ 3 بوتھ ہونے کی صورت میں 2 بوتھ مرد حضرات کے لیے اور 1 خواتین کے لیے مخصوص کیا جائے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیلٹ باکس کو سیل کرنے کی۔ بیلٹ باکس کو سیل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ڈھکن اٹھا کر بیلٹ باکس کھولیں اور خالی بیلٹ باکس تمام پولنگ ایجنٹس اور پولنگ بوتھ پر موجود دیگر افراد کو دکھائیں۔ پھر بیلٹ باکس کا ڈھکن بند کر دیں۔ سیلوں پر نمبر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مونوگرام پولنگ ایجنٹس اور مبصرین وغیرہ کو دکھائیں اور ان سے سیل نمبر نوٹ کرنے کے لیے کہیں۔ بیلٹ باکس سیل کرنے کے لیے سیل کا نوکدار سرا ڈھکن اور بیلٹ باکس کے سوراخ میں سے نیچے سے اوپر کی طرف ڈالنا شروع کریں۔ سیل کے دندانے آپ کی طرف ہونے چاہیے۔ اب سیل کا نوکدار سرا سیل ٹیگ پر لگے تیر قسم کے مطابق سوراخ میں ڈالیں اور اس کو اتنا کھینچیں کہ وہ سوراخ کی گرد اچھی طرح کس جائے۔ پھر سیل کے سرے کو دوسری طرف موجود سیل کے اضافی سوراخ میں ڈالیں۔ بیلٹ باکس کی چاروں طرف ایک ایک سیل لگائیں۔ آخر میں ڈھکن کے اوپر چٹکنی گھما کر بیلٹ باکس کی درز کھولیں۔ بیلٹ باکس سیل کرنے کے بعد فارم نمبر 42 پر پولنگ اسٹیشن پر موجود ایجنٹس، موقع پر موجود امیدوار، الیکشن ایجنٹس اور مبصرین کے دستخط حاصل کریں۔ اب اگر تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہوں تو پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ سب کے سامنے بیلٹ پیپر والے سیل شدہ تھیلے کھولے، تاہم مقررہ وقت پر ان کی غیر موجودگی کی صورت میں یہ عمل پولنگ عملے کے سامنے کیا جائے اور ان سے تصدیق کے لیے دستخط کروا لیے جائیں۔ اب شروع ہوتا ہے پولنگ کا عمل۔ ووٹر کے پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے کے بعد پولنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ ووٹر کا اصل شناختی کارڈ چیک کرے، انتخابی فہرست میں اس کا نام اور سلسلہ نمبر بلند آواز میں پکارے، پھر ووٹر کے انگوٹھے کے ناخن کے جوڑ پر انمٹ سیاہی کا فہرست میں ووٹر کی تصویر کے سامنے ووٹر کے انگوٹھے کا نشان ثبت کروائیں۔ اس کے بعد ووٹر کا نام انتخابی فہرست میں سے سیدھی لکیر لگا کر کاٹ دیں۔ یاد رہے، مرد کے لیے بائیں اور عورت کے لیے دائیں انگوٹھے کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ عمل قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں کی انتخابی فہرستوں میں کیا جائے گا۔ یہ تمام عمل مکمل کر لینے کے بعد پولنگ آفیسر ووٹر کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب بھیج دے گا۔ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر پہلے قومی اسمبلی کے لیے بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائل کو پر کرے گا۔ کاؤنٹر فائل کو پر کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ ووٹر کے قومی شناختی کارڈ کا نمبر لکھیں، انتخابی فہرست میں موجود ووٹر کا سیریل نمبر لکھیں، پھر ووٹر کی جنس لکھیں، انتخابی فہرست میں انتخابی علاقے کا نام، پھر ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لگوائیں۔ پھر اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹر فائل کے اوپر سرکاری کوڈ والی مہر لگا کر اپنے دستخط کرے گا۔ اس کے بعد
बैलेट पेपर को काउंटर फॉइल से अलग करके बैलेट पेपर की पुष्ट पर भी सरकारी मोहर लगाकर अपने दस्तखत करने के बाद दूसरे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब भेज देगा। फिर दूसरा असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूबाई असेंबली के लिए यही अमल दोहराएगा। बैलेट पेपर और 9 खानों वाली मोहर वोटर के हवाले करके उसकी रहनुमाई करेगा। वोटर स्क्रीन का इस्तेमाल करते हुए दोनों बैलेट पेपर्स पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के खाने में मोहर लगाएगा और उनको अलहदा-अलहदा तय करेगा। मुतालिका बैलेट बॉक्सेस में बैलेट पेपर्स डाल देगा और पोलिंग स्टेशन से बाहर चला जाएगा। क्या ऐसा शख्स जिसका कौमी शनाख्ती कार्ड ज़ायदुल मियाद हो यानी एक्सपायर्ड हो चुका हो, तो क्या वो वोट कास्ट कर सकता है? ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायर्ड कौमी शनाख्ती कार्ड के हामिल अफराद वोट डाल सकते हैं, ताहम इस बात की तसल्ली कर लें कि कौमी शनाख्ती कार्ड असल है और उसी शख्स का है जो वोट डालने आया है। शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी। याद रहे कि शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई और दस्तावेज वोटर की शनाख्त और वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब हम वोट की इकसाम की बात करते हैं। आम वोट के अलावा 3 तरह के वोट होते हैं: टेंडर वोट, चैलेंज वोट और ज़ाया शुदा बैलेट पेपर। अगर कोई शख्स वोट डालने आए और उसके अंगूठे पर अनमिट स्याही का निशान ना हो, लेकिन फहरिस्त में उसका नाम हज़फ किया जा चुका हो, जो कि वोट डाले जाने को जाहिर करता है, तो ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी शनाख्त की तस्दीक के बाद उसे टेंडर वोट का हक इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। उसे चाहिए कि इस शख्स के कौमी शनाख्ती कार्ड की फोटो कॉपी हासिल करे और वोटर के बैलेट पेपर पर निशान लगाने के बाद उस बैलेट पेपर को पैकेट नंबर 4 यानी टेंडर्ड बैलेट पेपर्स में डालकर महफूज कर ले। फिर फॉर्म 43 पर वोटर के मुतालिक तमाम मतलूबा मालूमात दर्ज करके वोटर के दस्तखत ले ले और अंगूठे का निशान भी लगवा ले और आखिर में फॉर्म 43, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात की कॉपी पैकेट नंबर 14 में डाल दें। याद रखें, अगर वोटर शनाख्ती कार्ड की कॉपी फराहम ना कर सके तो उसे बैलेट पेपर जारी ना करें। अब हम बात करेंगे चैलेंज वोट की। अगर किसी पोलिंग एजेंट या उम्मीदवार को लगे कि कोई वोटर किसी और की जगह वोट डालने आया है, तो वो उसे चैलेंज करने का हक रखता है। चैलेंज किए गए वोट के मामले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चाहिए कि चैलेंज करने वाले एजेंट या उम्मीदवार को आगाह करें कि जरूरी हुआ तो ये इल्जाम उसे अदालत में साबित करना होगा। वोटर को चैलेंज करने वाले एजेंट या उम्मीदवार से 100 रुपए फीस वसूल करें और हाथ से लिखी हुई रसीद दें। तमाम जमाशुदा रकम पोलिंग के बाद रिटर्निंग ऑफिसर को दी जाएगी। इसके बाद वोटर को मामूल की कार्रवाई से गुजारें। अंगूठे का निशान लगाने के अलावा वोटर को दोनों काउंटर फॉइल्स पर दस्तखत भी करने होंगे, अलबत्ता उसके अनपढ़ होने की सूरत में ये लाजमी नहीं है। मोरशुदा बैलेट पेपर्स को 2 मुख्तलिफ चैलेंज किए गए बैलेट पेपर वाले लिफाफे यानी पैकेट 7 में डालें, जिनमें से एक कौमी असेंबली और दूसरा सूबाई असेंबली के लिए है। वोटर को बैलेट बॉक्स में वोट न डालने दें। फॉर्म 44 में चैलेंज किए गए वोटों की फहरिस्त की दोनों कॉपियों पर वोटर के मुतालिक तमाम मतलूबा मालूमात दर्ज करें, उसके दस्तखत लें और उसे पोलिंग स्टेशन से बाहर जाने को कहें। अब आप में से मुझे कोई बताएगा कि ज़ाया शुदा या स्पॉइल्ड बैलेट पेपर किसे कहते हैं? वो बैलेट पेपर जिस पर गलती से निशान लग जाए, फट जाए या मस्क हो जाए और एक कारआमद बैलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल न किया जा सके। सही। और अगर कोई बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन के अंदर पड़ा मिले तो किस जुमरे में आएगा? अगर कोई बैलेट पेपर पोलिंग स्टेशन के अंदर पड़ा मिले तो उसे स्ट्रे बैलेट पेपर कहेंगे और उसको ज़ाया शुदा बैलेट पेपर तस्वर किया जाएगा और उसकी पुष्ट पर लफ्ज कैंसल्ड लिखा जाएगा। याद रखिए, तमाम ज़ाया शुदा बैलेट पेपर्स पैकेट 10 में डाले जाते हैं। अब हम एक और अहम बात की तरफ बढ़ते हैं। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान के क़याम और पोलिंग के अमल को सहल अंदाज में अंजाम देने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इंतखाबात एक्ट मजरिया 2017 की दफा 193 के तहत मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़ करता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ मामलात में फौरी समाअत करते हुए मज़कूरा बाला जराइम में सजा सुनाकर मामले को खुद निपटा सकता है। अब हम इस ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अगर आपके ज़हन में इन मौज़ूआत से मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। समरी ट्रायल का तरीकाकार क्या है? समरी ट्रायल का तरीकाकार निहायत आसान है। इसमें बाकायदा शहादत व बयान रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती, न ही बाकायदा फर्द जुर्म आयद होती है। ऐसी सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से फराहम करदा रजिस्टर में जरूरी इंदराजात को मुकम्मल करेगा
متعلقہ فارمز پر کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے بعد مجرم کو وہاں پر موجود پولیس اہلکار کے حوالے کر دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا نابینا اور معذور افراد کو ووٹ ڈالنے میں مدد دی جا سکتی ہے؟ بالکل، اسی صورت میں قانون انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے کسی ایسے ساتھی سے مدد لیں جو خود امیدوار یا اس کا ایجنٹ نہ ہو اور اس کی عمر 18 سال یا اس سے زائد ہو۔ پریزائڈنگ آفیسر مددگار کو مکمل رازداری برتتے ہوئے اور ووٹر کی مرضی کے مطابق ووٹ ڈالنے کی تاکید کرے اور ایسے تمام ووٹرز اور ان کے مددگار افراد کی فہرست سادہ کاغذ پر ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس سیشن میں دی گئی معلومات پولنگ کے دن آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پولنگ سے متعلقہ ٹریننگ کے چوتھے، آخری اور سب سے اہم مرحلے پر۔ یہ سیشن پولنگ بند کرنے اور اس سے متعلقہ تمام امور کی تربیت فراہم کرے گا۔ تربیت کا یہ حصہ مکمل کر لینے کے بعد آپ ووٹوں کی گنتی کرنا، گنتی کا گوشوارہ پر کرنا، ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کا استعمال کرنا، گنتی کے بعد الیکشن مٹیریل کو سنبھالنا اور اس کی واپسی جیسے امور سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پولنگ بند کرنے کے عمل سے متعلق ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پولنگ کا وقت ختم ہونے میں 5 منٹ باقی ہیں۔ جی ہاں، یہی اعلان پریزائڈنگ آفیسر پولنگ کا وقت ختم ہونے سے 5 منٹ قبل کرے گا۔ پولنگ کے لیے مقررہ وقت کے اختتام پر یقینی بنائیں کہ پولنگ سٹیشن کی حدود میں موجود تمام ووٹرز ووٹ ڈال سکیں۔ البتہ پولنگ کے وقت کے خاتمے پر مزید ووٹرز کو پولنگ سٹیشن کے اندر آنے اور ووٹ ڈالنے کی اجازت نہ دیں۔ جب آخری ووٹر ووٹ ڈال چکے تو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ وہ بیلٹ باکسز کو 5ویں سیل لگا دے تاکہ مزید کوئی ووٹ نہ ڈالا جا سکے۔ اس سے پہلے کہ ہم ووٹوں کی گنتی کے طریقہ کار کے بارے میں جانیں، ہم بات کریں گے کہ کون سے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے جا سکتے اور کون سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ان ووٹوں کی جو کہ گنتی میں شمار نہیں کیے جا سکتے، یعنی ایسا بیلٹ پیپر جس کی پشت پر سرکاری مہر کا نشان اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط نہ ہو، جس پر لگائی جانے والی مخصوص مہر کے علاوہ کسی اور مہر کا نشان ہو، جس کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی اور چیز منسلک ہو، یا جس پر ایک سے زائد امیدواروں کے سامنے مہر لگی ہو، اور آخر میں ایسا بیلٹ پیپر جس سے 2 امیدواروں کے خانوں میں برابر مہر لگائی گئی ہو۔ ایسے تمام ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اب ہم ان بیلٹ پیپرز کے بارے میں جانیں گے جو گنتی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ایسا بیلٹ پیپر جس پر زیادہ روشنائی یا غلط طریقے سے تہ لگانے کی وجہ سے کسی دوسرے امیدوار کے نشان پر سیاہی لگ گئی ہو، لیکن کسی خاص امیدوار کے نشان پر لگائی گئی مہر واضح طور پر نمایاں ہو۔ اسی طرح اگر مارکنگ ایڈ یعنی 9 خانوں والی مہر 2 امیدواروں کے نشان کے درمیان لگائی گئی ہو لیکن کسی ایک امیدوار کے نشان پر زیادہ ہو تو ووٹ اس امیدوار کی گنتی میں شامل ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی امیدوار کے نشان پر ایک سے زیادہ مہر لگائی گئی ہو یا ایک ہی امیدوار کے نام اور انتخابی نشان دونوں پر مہر لگائی گئی ہو تو اسے بھی درست ووٹ مانا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ووٹوں کی گنتی کے طریقہ کار کی جانب۔ سب سے پہلے پولنگ سٹیشن کے وسیع اور روشن کمرے کے درمیان میں ووٹوں کی گنتی کے لیے جگہ بنا لیں جس سے کمرے میں موجود تمام افراد گنتی کے عمل کو بآسانی دیکھ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ فارم 45 اور فارم 46 بھی نکال لیں۔ اب باری ہے بیلٹ باکس کھولنے کی، تو آئیے بیلٹ باکس کھولنے کے طریقہ کار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بیلٹ باکس کی سیلیں توڑنے سے پہلے پولنگ ایجنٹس اور پولنگ سٹیشن پر موجود مجاز افراد کو سیل نمبر دکھا کر قبل ازیں پولنگ سے پہلے اور بعد نوٹ کیے گئے نمبروں کے ساتھ چیک کرنے کے لیے کہیں۔ سیل ٹیگ توڑنے کے لیے اس کا فالتو حصہ اوپر سے پکڑ کر مخالف سمت میں کھینچیں۔ اگر سیل ٹیگ توڑنے میں کوئی مشکل ہو تو کینچی کی مدد سے سیل کا مرکزی حصہ کاٹ دیں۔ یاد رکھیں، بیلٹ باکس کھولنے کا عمل صرف ووٹوں کی گنتی شروع کرنے سے پہلے ہوگا۔ بیلٹ باکس کھولنے کے بعد میں اس پر موجود قومی اسمبلی کے تمام بیلٹ باکسز کو پہلے خالی کریں۔ صوبائی اسمبلی کے کسی بھی بیلٹ پیپر کو بعد میں گننے کے لیے الگ کر دیں۔ اسی طرح اگر صوبائی اسمبلی کے بیلٹ باکسوں سے قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپرز برآمد ہوتے ہیں تو انہیں الگ کر کے قومی اسمبلی والے بیلٹ پیپرز میں شامل کر دیں۔
फिर कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स को तसल्ली से पहले एक दफ़ा गिनें और फिर दोबारा गिनें ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। तमाम बैलेट पेपर्स का उनके सही होने के हवाले से मुआयना करें और गिनती से खारिज होने वाले बैलेट पेपर्स को अलग कर दें। इसके बाद पैकेट 4 में मौजूद टेंडर्ड वोटों की गिनती करें और दुरुस्त टेंडर्ड वोटों को गिनती के बाद पैकेट 5 में डाल दें और गिनती से खारिज शुदा टेंडर्ड वोटों को अलग करके पैकेट 6 में डाल दें। इस तरह पैकेट 7 में मौजूद चैलेंज्ड वोटों की गिनती करें और दुरुस्त चैलेंज्ड वोटों की गिनती के बाद पैकेट 8 में डाल दें और गिनती से खारिज शुदा चैलेंज्ड वोटों को अलग करके पैकेट 9 में डाल दें। फिर हर उम्मीदवार के हक में डाले जाने वाले दुरुस्त बैलेट पेपर्स को पहले अलहदा करें। उम्मीदवार के हक में डाले गए दुरुस्त बैलेट पेपर्स को गिनती के बाद अलहदा अलहदा पैकेट 1 में और गिनती से खारिज शुदा तमाम बैलेट पेपर्स को पैकेट 2 में डालकर इन दोनों पैकेटों को पैकेट 3 में डाल दें। इन तमाम मालूमात को पहले सादा कागज पर नोट करें, उसके मुताबिक मुतल्लिका फॉर्म में सही तौर पर दर्ज करें। अब हम देखते हैं कि गिनती के गोशवारा फॉर्म यानी फॉर्म 45 कैसे पुर किया जाता है। कौमी असम्बली का फॉर्म पुर करने का तरीकाकार ये है। सूबाई असम्बली और तमाम सूबों के नाम को काट दें, फिर हल्के का नंबर और नाम दर्ज करें, उसके बाद पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम दर्ज करें, फिर पोलिंग स्टेशन को तफवीज करदा वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम 2 इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले हर उम्मीदवार का नाम बैलेट पेपर की तरतीब के मुताबिक लिखें। अगर किसी उम्मीदवार के हक में कोई वोट ना भी डाला गया हो तब भी उसका नाम बैलेट पेपर की तरतीब के मुताबिक लिखें। कॉलम 3 हर उम्मीदवार के हासिल करदा दुरुस्त वोटों जो बैलेट बॉक्स से निकले हों की तादाद दर्ज करें। कॉलम 4 हर उम्मीदवार के हासिल करदा दुरुस्त टेंडर्ड वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम 5 हर उम्मीदवार के हासिल करदा दुरुस्त चैलेंज वोटों की तादाद दर्ज करें। कॉलम 6 कॉलम 3, 4 और 5 की तादाद को जमा करके हर उम्मीदवार के हक में डाले गए कुल वोट दर्ज करें। कॉलम 6 का टोटल झेल 1 में दर्ज करें। गिनती से खारिज शुदा वोट झेल 2 में दर्ज करें, जिसमें बैलेट बॉक्स से निकले खारिज शुदा वोट, टेंडर्ड वोट में से खारिज शुदा वोट और चैलेंज वोट में से खारिज शुदा वोट को जमा करके कुल तादाद लिखें। झेल 3 में झेल 1 और 2 की मजमूई तादाद जमा करके लिखें। झेल 4 में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की सूरत में खवातीन और मर्दों के डाले गए वोटों की अलहदा अलहदा तादाद लिखें। ये तादाद खवातीन और मर्दों के पोलिंग बूथ्स पर इस्तेमाल होने वाली इंतखाबी फहरिस्तों की कापियों से काटे गए नामों की गिनती करने से हासिल की जाएगी, जबकि अलहदा पोलिंग स्टेशन की सूरत में झेल 3 की तादाद झेल 4 के मुतल्लका खाने में दर्ज की जाएगी। आखिर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत सब्त करेगा और मुतल्लिका मालूमात दर्ज करेगा। अब हम बात करेंगे फॉर्म 46 यानी बैलेट पेपर के हिसाब का गोशवारा। कौमी असम्बली का फॉर्म पुर करते वक्त सबसे पहले सूबाई असम्बली और तमाम सूबों के नाम को काट दें, फिर इंतखाबी हल्के और नाम, पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम दर्ज करें। फिर पोलिंग स्टेशन पर इस्तेमाल के लिए वसूल शुदा बैलेट पेपर्स की तादाद दर्ज करें। मुख्तस किए गए खानों में बैलेट पेपर्स और किताबों की कुल तादाद और उनका सिलसिला नंबर दर्ज करें। फिर बैलेट बॉक्सेस से निकाले गए बैलेट पेपर्स, टेंडर्ड बैलेट पेपर्स, चैलेंज शुदा बैलेट पेपर्स और जाया या मनसूख शुदा बैलेट पेपर्स की कुल तादाद पहले अलहदा अलहदा दर्ज करें और आखिरी खाने में इन तमाम बैलेट पेपर्स की कुल तादाद दर्ज करें। इसके बाद गैर जारी शुदा बैलेट पेपर्स की तादाद दर्ज करें। आखिर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत सब्त करेगा और मुतल्लिका मालूमात दर्ज करेगा। इसके अलावा मौके पर मौजूद उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट
اور مبصر سے بھی دونوں فارمز پر دستخط حاصل کرے گا۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی دستخط نہ کرنا چاہے تو پریزائڈنگ آفیسر متعلقہ فارم پر یہ بات نوٹ کرے گا۔ گنتی کے گوشوارے فارم 45 اور بیلٹ پیپرز اکاؤنٹ فارم 46 کی اصل کاپی ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں سیل کرے گا۔ ایک کاپی پریزائڈنگ آفیسر اپنے پاس رکھے گا اور ایک کاپی پولنگ اسٹیشن کے باہر نمایاں جگہ پر چسپاں کرے گا۔ بقیہ کاپیز گنتی کے دوران موجود رہنے والے پولنگ ایجنٹ، الیکشن ایجنٹ، امیدواروں یا مبصرین کو فراہم کرے گا۔ اب ہم ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کے استعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو مخصوص کوڈ والے 6 ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ مہیا کیے جائیں گے، جن میں سے 3 قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلی کے لیے استعمال ہوں گے۔ پہلے بیگ میں فارم 45 اور فارم 46 کی اصل کاپی ڈالی جائے گی، جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ دوسرے بیگ میں فارم 45 اور فارم 46 کی کاپی ڈالی جائے گی، جو کہ متعلقہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر یا ایجنسی الیکشن کمشنر کو بھیجا جائے گا۔ اور آخری ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں پیکٹ 16 اور پیکٹ 17 ڈالے جائیں گے۔ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو چاہیے کہ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کا پرنٹ شدہ حصہ پر کرے۔ پہلے قومی اسمبلی کے انتخابی حلقے کا نمبر اور نام لکھیں، پھر قومی اسمبلی والے باکس پہ ٹک لگائیں اور صوبائی اسمبلی اور صوبوں پر کراس لگائیں۔ پولنگ اسٹیشن کا نمبر اور نام لکھیں اور آخر میں پریزائڈنگ آفیسر ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ پر اپنے دستخط کرنے کے بعد تمام امیدواروں یا ان کے الیکشن ایجنٹس، پولنگ ایجنٹس جو وہاں موجود ہوں سے دستخط لے۔ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ سیل کرنے کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ پہلے متعلقہ فارمز کو ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ میں ڈالیں، پھر لفافے کے فولڈنگ فلیپر پر پہلے سے لگی پٹی ہٹائیں اور لفافے کو سربہ مہر کریں۔ صوبائی اسمبلی کے لیے ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ تیار کرنے کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا۔ ٹیمپر ایویڈنٹ بیگ کے پرشدہ حصے پر معلومات صوبائی اسمبلی کے مطابق درج کریں۔ ووٹوں کی گنتی سے متعلقہ تمام امور مکمل کرنے کے بعد پریزائڈنگ آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن میں استعمال کردہ سارا سامان مخصوص پرشدہ لفافوں میں ڈال کر اور سیل کر کے ریٹرننگ آفیسر کو پہنچائے۔ اب ہم ایک نظر الیکشن مٹیریل کی پیکنگ کے طریقہ کار پر ڈالتے ہیں۔ پیکٹ 1 ہر ایک امیدوار کے حق میں ڈالے گئے تمام درست بیلٹ پیپرز۔ پیکٹ 2 گنتی سے خارج شدہ بیلٹ پیپرز۔ پیکٹ 3 تمام پیکٹ 1، پیکٹ 2، پیکٹ 5 درست ٹینڈرڈ ووٹ۔ پیکٹ 6 گنتی سے خارج شدہ ٹینڈرڈ ووٹ۔ پیکٹ 8 درست چیلنج شدہ ووٹ۔ پیکٹ 9 گنتی سے خارج چیلنج شدہ ووٹ۔ پیکٹ 10 تمام ضائع شدہ ووٹ۔ پیکٹ 11 تمام غیر استعمال شدہ بیلٹ پیپرز۔ پیکٹ 12 تمام استعمال شدہ بیلٹ پیپرز کے کاؤنٹر فائلز۔ پیکٹ 13 استعمال شدہ انتخابی فہرست۔ پیکٹ 14 ٹینڈرڈ ووٹوں کی فہرست فارم 43 اور تمام شناختی کارڈز کی فوٹو کاپی۔ پیکٹ 15 چیلنج کیے گئے ووٹوں کی فہرست فارم 44۔ پیکٹ 16 گنتی کا گوشوارہ فارم 45۔ پیکٹ 17 بیلٹ پیپر اکاؤنٹ فارم 46۔ پیکٹ 18 متفرق کاغذات PKTEB1۔ تمام پریزائڈنگ آفیسرز سے گزارش ہے کہ بتائے گئے تمام پیکٹ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے علیحدہ علیحدہ استعمال کریں۔ تمام پیکٹس اسکرین پر دکھائے گئے طریقے کے مطابق سیل کریں۔ پولنگ کے اختتام پر سامان کو ہلکے سبز، سفید اور نیلے تھیلوں میں اس طریقے سے ڈالیں۔ سبز تھیلے میں قومی اسمبلی سے متعلقہ تمام پیکٹس یعنی پیکٹ 3، 5، 6، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 18 PKTEB1 ڈالیں۔ صوبائی اسمبلی والا تھیلا
तैयार करने का तरीका कार भी वही होगा जो कौमी असम्बली के लिए बताया गया है। मुतफर्रिक इंतखाबी सामान यानी तमाम मोहरें, अनमिट रोशनाई, स्टैम्प पैड और स्टेशनरी वगैरह डालें। तमाम थैले स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके के मुताबिक सील करें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये तमाम थैले कौमी और सूबाई असम्बली वाले टेम्पर एविडेंट बैग्स जिसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की असल कॉपी मौजूद हो, कब्जुल वसूल की कॉपी, पैकेट 19 पीतल की मोहर, वोटिंग स्क्रीन्स, बैलेट बॉक्सेस और आरटीएस मोबाइल फ़ोन अगर फराहम किया गया हो रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले करेगा। सब्ज और नीला थैला कौमी असम्बली वाले काउंटर पर जमा करवाएं और सफ़ेद थैला सूबाई असम्बली वाले काउंटर पर जमा करवाएं। इससे पहले कि हम सेशन का इख्तिताम करें, आइए आपको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक पैगाम सुनाते हैं। मैं तमाम इंतखाबी अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ जो जनरल इलेक्शन 2018 को आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना मुनक्कद कराने में हमारा साथ दे रही हैं। मुझे यकीन है कि ये ट्रेनिंग वीडियो आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में मुफीद साबित होगी। इसके साथ साथ मैं यूएनडीपी और इलेक्शन कमीशन के एहलकारों की तमाम काविशों को सराहता हूँ जिन्होंने इस ट्रेनिंग वीडियो को बनाने में दिन रात काम किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेनिंग वीडियो इलेक्शन के इनेकाद को शफाफ, आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना बनाने में मुआविन साबित होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुल्क में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात न सिर्फ वहाँ की आवाम की उमंगों के आईनादार होते हैं बल्कि बैरूनी दुनिया के लिए उस मुल्क का तारुफ भी पेश करते हैं। लिहाजा ये आप सब की कौमी जिम्मेदारी है कि खुद को इस फर्ज की अदायगी के लिए तैयार रखें। इंतखाबी ओहदेदार है हम, हाजिर है जहाँ दरकार है हम, कौम की उम्मीदों के अमीन है, शफाफियत के अलंबरदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम, हाजिर है जहाँ दरकार है हम, कौम की उम्मीदों के अमीन है, शफाफियत के अलंबरदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम, कौम की उम्मीदों के अमीन है, शफाफियत के अलंबरदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम, बेदार है, पुरअज़्म है, जिम्मेदार है हम, अपने हल्फ के अमानतदार है हम।